Hello everyone, I am Durgesh Kumar Mishra. Once again welcome all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes. बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे किंग डिमांड कर्व के एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओलिगोपॉली मार्केट में डिमांड कर्व किंग क्यों होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे किंग डिमांड कर्व के एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप लोगों को किंग डिमांड कर्व का ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में ABD डिमांड कर्व है और इस डिमांड कर्व में जो AB सेगमेंट है वो इलास्टिक डिमांड कर्व है और जो BD सेगमेंट है वो इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। इस ग्राफ में पॉइंट B पे जो डिमांड कर्व है वो किंग है, मतलब उभरा हुआ है, और इसी पॉइंट पे ही OQ इज द प्रिवेलिंग आउटपुट एंड OP इज द प्रिवेलिंग प्राइस। इसके अलावा इस ग्राफ में ABD जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व को ही एवरेज रेवेन्यू कर्व कहा जाता है, इसलिए जो ABD है ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। AST ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और जो MC1, MC और MC2 है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इस ग्राफ में आप लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बीच में गैप दिख रहा होगा। AST ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और यहाँ पे पॉइंट S और T के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, और जब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस रेंज के, इस पोर्शन के, इस गैप के अंदर है तब तक फर्म अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करती है। मगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस रेंज के ऊपर चला जाए, मतलब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर इस रेंज के ऊपर हो जाए तब फर्म को अपने प्राइसेस को चेंज करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फर्म को अपने आउटपुट को कम करना पड़ सकता है या फिर प्राइसेस को बढ़ाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस गैप, इस पोर्शन, इस डिफरेंस के अंदर है तब तक फर्म अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करती है। इसलिए जब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व रेंज S और T के बीच में है तब तक फर्म अपने प्राइस और आउटपुट को चेंज नहीं करती है। इसलिए किंग डिमांड कर्व ये एक्सप्लेन करता है कि फर्म एक बार अगर अपने प्राइसेस को सेट कर लेती है या डिसाइड कर लेती है तो उसे जल्दी चेंज नहीं करती है। तो ये हमारा किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बीच में डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है। मतलब इस ग्राफ में जो है ASTH ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और यहाँ पॉइंट S और T के बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूटी है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम इस ग्राफ को एक्सपेंड करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये ग्राफ और वो ग्राफ दोनों सेम ही है, बस इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। इस ग्राफ में ABD हमारा किंग डिमांड कर्व है और इस किंग डिमांड कर्व में जो AB सेगमेंट है ये इलास्टिक डिमांड कर्व है और जो BD सेगमेंट है वो इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। अगर हम इलास्टिक डिमांड कर्व को एक्सपेंड करें, मतलब AB सेगमेंट को एक्सपेंड करें, तो ये बन जाता है ABF, और यही हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है। इस एवरेज रेवेन्यू कर्व का जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो है ASG। तो ASG हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। तो ABF एवरेज रेवेन्यू कर्व का कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ, वो हुआ ASG। इसी तरह से अगर हम BD सेगमेंट में देखें जो कि इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो जो इनइलास्टिक डिमांड कर्व बनता है वो है EBD। तो EBD हमारा इनइलास्टिक डिमांड कर्व हो गया और यही हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी हुआ। और इस एवरेज रेवेन्यू कर्व का जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ वो हुआ ETH। तो ETH हमारा क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। तो EBD एवरेज रेवेन्यू कर्व का जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ वो हुआ ETH। अब अगर हम AB सेगमेंट के देखें जो कि हमारा इलास्टिक डिमांड कर्व है और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो है
AS। तो AB एवरेज रेवेन्यू कर्व का जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ वो हुआ AS। इसी तरह से BD सेगमेंट को देखें जो कि इनइलास्टिक डिमांड कर्व है और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हुआ वो हुआ TH। तो TH जो है वो BD एवरेज रेवेन्यू कर्व का कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब यहाँ पे देखें तो AS और TH ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व हुआ और यहाँ S और T के बीच में हमारा कोई और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नहीं है। तो इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बीच में गैप होता है या फिर डिसकंटिन्यूटी होती है। तो इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इसके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट S और T के बीच में कोई और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नहीं है। अगर हम प्रीवियस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जो AB है ये हमारा इलास्टिक डिमांड कर्व है जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो है AS। इसी तरह से BD सेगमेंट को देखें तो ये हमारा इनइलास्टिक डिमांड कर्व है और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो है TH। और यहाँ पे पॉइंट S और T के बीच में कोई और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नहीं है और इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बीच में डिसकंटिन्यूटी या फिर गैप होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि किस वजह से ओलिगोपॉली मार्केट में फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बेसिस पे डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बीच में डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं हो पाता है और इस वजह से इस बेसिस पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट नहीं कर पाते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में पॉइंट S और T के बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ पे कोई भी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नहीं है और इस वजह से यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं हो पाता है और इस वजह से इस बेसिस पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वहाँ डिटरमाइन होगी जहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिसकंटिन्यूअस पोर्शन या रेंज के अंदर हो। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो S और T इस पोर्शन या इस रेंज के अंदर हो, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट डिटरमाइन होगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है वो है OQ। तो फर्म के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि फर्म OQ आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है वो है OQ। इस ग्राफ में अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो फर्म जैसे जैसे अपने आउटपुट को इंक्रीज करती है वैसे वैसे फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करती है। तो फर्म के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा कि फर्म OQ से कम आउटपुट प्रोड्यूस करे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं मिल पाएगा। अगर फर्म OQ से कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब इस सेगमेंट में मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट और ये फर्म के लिए फिजिबल नहीं है कि वो OQ से कम आउटपुट प्रोड्यूस करे और न ही ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो अगर फर्म OQ से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होगा। मतलब इस सेगमेंट में मार्जिनल रेवेन्यू इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट और ये फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है कि वो OQ से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे और यहाँ पे फर्म को लॉस भी हो सकता है। तो फर्म के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि फर्म इस पोर्शन के अंदर ही अपने आउटपुट को डिटरमाइन करे और प्रोड्यूस करे। मतलब फर्म इस गैप डिसकंटिन्यूटी पोर्शन या रेंज के अंदर ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट को डिटरमाइन करे और प्रोड्यूस करे। तो ओलिगोपॉली मार्केट में फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वहाँ पे डिटरमाइन होगी जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व
डिसकंटिन्यूअस पोर्शन या रेंज के अंदर होगा। मतलब जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिसकंटिन्यूअस पोर्शन या रेंज के अंदर होता है, वहीं पे फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट डिटरमाइन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.